अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् आई होप मैं सभी से जुड़ गया हूँगा और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं थोड़ा सा एक सेटिंग और देख लेता हूँ कैमरे की, ताकि आप लोगों से जुड़ने में मुझे बाद में तकलीफ़ ना हो। अच्छा, अगर कोई जुड़ा हो यहाँ पर शिवम जी और कोई, तो आवाज़ मेरी अब तक पहुँच रही है अच्छे से? प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जी। आदरणीय शिवम जी या कोई जुड़ा है तो मैं देख लीजिए एक बार मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो ठीक से, तो हम आगे बात करते हैं। और सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय, मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूं और आप सभी के बीच में आज एसकेएम योगा के द्वारा आमंत्रित हूं। और मुझे बड़ी खुशी है एसकेएम योगा, क्योंकि हमारे शिवम जी का एक संस्थान है और बहुत अच्छा संस्थान है। संस्थान से मतलब जो एक्टिव होकर काम करते हैं उसमें से एक संस्थान है। मैं ऑडियोबल, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कोई एक क्लियर कर लीजिएगा। भाई विश्वास आप है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो प्लीज़ एक बार मैसेज कर दीजिए ताकि हम आगे बात कर पाएँ। आई होप मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। चलिए मैं अपने इस पर चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कंफर्म होना पड़ेगा। एक बार पहले एक बार लाइव था, उस लाइव में मैं लगातार ऐसे बोलता जा रहा था और मुझे ही पता नहीं था कि मैं मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी पब्लिक तक। ओके 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 शिवम भाई, थैंक यू सो मच। एक बार लाइव था। चलिए मैंने अपने इस पे चेक कर लिया है एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि मेरी आवाज़ पहले से अच्छी आ रही है। चलो मुझे खुशी है। और आप जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसकेएम योगा के इस पेज पर। और एसकेएम योगा जो कि लगातार कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, वो सोशल वर्क भी करता है, योगा में भी काम कर रहा है, कंपटीशन इवेंट को लेकर भी बच्चों को तैयार करते हैं वो लोग। और बहुत ही ज़्यादा मैं बताऊं आपको कि हर जगह पर शिवम जी और उनकी पूरी टीम लगातार एक्टिव बनकर लगी रहती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि उस बड़े मंच पर मुझ जैसे छोटे से योग के कार्यकर्ता को आमंत्रित किया गया। मैं लगातार योग से जुड़ा रहता हूँ, लगातार योग में काम कर रहा हूँ और शायद यही देखकर उन लोगों ने आमंत्रित किया है। हमारे बीच में संत रामानुराग राम स्नेही संत जी युवा संत हैं। आपको चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जब आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा हो और आपके द्वारा मुझे जवाब दिया गया, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं केवल एक सेकंड लूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा मोबाइल वगैरह सब स्टॉप कर दूँ, वरना आपको फिर दिक्कत आएगी। केवल एक सेकंड और लेंगे, उसके बाद हम बात करना शुरू करेंगे। कि मैं जब शुरू होता हूं तो फिर रुकूंगा नहीं, ये भी आपको क्लियर कर दूं। शुरू होने के बाद रुकने वाला नहीं हूं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा तैयार रहें। चलिए, हाँ, ओम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर अजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले
हम सभी एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इसको शुभारंभ करेंगे। सभी कोशिश करें कि हाथ जोड़ के बैठें, और ना भी बैठें कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आप कोई दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि आंखें बंद करें, और ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन मन में प्रभु का ध्यान जरूर करें। एक बार सभी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। चलिए, नमस्ते, मैं डॉक्टर अजय। एक बार और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए डॉक्टर अजय वक्तारिया। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ। उज्जैन जो कि भगवान महाकाल का एक गढ़ है, भगवान महाकाल का एक शहर है, और योग के लिए जितने योगी लोग हैं, क्योंकि बाबा महाकाल जो हैं वो एक योगी हैं, आदि योगी शिव जो है, उनके नगर, उनके ज़िले से हम लोग आते हैं। मैं छोटा सा शहर है खाचरोद, वहाँ से आता हूँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। उज्जैन जो कि भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी जी की शिक्षा स्थली रही है, यानी हमारे लिए योग एक तरह से देखा जाए तो बहुत प्राचीन संस्कृति जो है उज्जैन शहर की, हमारे क्षेत्र की, वो रही है, और उसी उज्जैन से हम लोग निवासरत हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। मैं शिवम जी जो कि दिल्ली से हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने आमंत्रित किया। आज का सेशन जो है, मुझे बताया गया कि कुछ योग के ऊपर बोलना है, कुछ योग के ऊपर सेशन लेना है। आप सभी को पता है कि मेरा एकेडमिक नॉलेज बड़ा कमज़ोर है। जैसे जो ज्ञान किताबों से मिलता है वो ज्ञान देने में बड़ा कमज़ोर होता हूँ, क्योंकि जितने भी सेशन में देखता हूँ हर जगह यही चीज़ आती है कि ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, और ये हमको करना है। बिकॉज़ मैंने लाइफ को जो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं केवल ये कह सकता हूँ कि मैं एक एक्सपीरियंस नॉलेज आपको दे सकता हूँ। और शिवम जी, जब भी बात होती है तो मैं इस विषय पे ज़रूर आता हूँ कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नॉलेज बड़ा है, आप उस नॉलेज को अगर लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकेडमिक नॉलेज जो है, किताबों का ज्ञान, किताबी ज्ञान मेरे पास नहीं है। और किताबी ज्ञान भी है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि किताबी ज्ञान का यहाँ पर कोई मोल भी नहीं रहेगा, क्योंकि किताबी ज्ञान पढ़ने वाले आप सभी लोग हैं, आप सभी किताबों का ज्ञान ले ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, और लगातार आप उन नॉलेज को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। मैं लगातार आप सबसे जुड़ने के लिए, ताकि आप ज़्यादा जुड़ जाए, इसलिए बात को थोड़ी सी लंबी खींच रहा था, लेकिन अब हम इसको शुरू करते हैं। अब बात आती है मेरे नॉलेज की, कि मैं आपसे प्रैक्टिकल बात क्यों करने वाला हूँ, क्यों मैं आपसे एकेडमिक बात नहीं करूँगा। कारण सिर्फ एक है, आपने एक गैरेज देखा होगा जहाँ पर आजकल जो यूथ है, यूथ यानी छोटा मोटा लड़का जो होता है, जिसने पंचर वंचर सुधारना करने का जो काम करते हैं, वो आज गाड़ी मॉडिफाई कर देते हैं, और इतनी बेहतरीन मॉडिफाई करते हैं कि मोटर इंजीनियरिंग करने वाले, लाखों खर्चा करने वाले जो लोग हैं, वो भी वो चीज़ नहीं कर पाते जो एक गैरेज पे लड़का कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज नहीं है। अब आप उससे डिग्री मांग लो, वो नहीं दे पाएगा, लेकिन काम आपका बहुत अच्छा कर देगा। तो हमारा योग भी एक उसी तरह से हम उसको देख सकते हैं। और कैसे देख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आज जो शिक्षक पद्धति है, हमारी शिक्षा पद्धति, आप देखेंगे कि शिक्षा पद्धति पहले की और अब में कितना अंतर है। पहले शस्त्र और शास्त्रों की विद्या दी जाती थी, अब थोड़ा सा माहौल अलग हो गया, इंग्लिश मीडियम आ गया, और समय के हिसाब से ज़रूरी भी है। हम विरोध नहीं कर सकते, हमको पढ़ना पड़ेगा। और विश्व में अगर हमको नाम कमाना है तो हमको वैश्विक जो भाषा है उसको भी अपनाना पड़ेगा। अंग्रेजी हमको अपनानी पड़ेगी। अगर हम सोच लें कि अंग्रेजी हम नहीं अपनाए और हम तो केवल हमारी भाषा पे ध्यान दें, सब कुछ है, हमारी भाषा पे हम ध्यान नहीं दें, हमारी भाषा का हम सम्मान करें। सम्मान होना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। और ध्यान कहाँ पर दें? ध्यान केवल जो एक भाषा शैली होती है हमारी, उस पर हम ध्यान दें। और रही बात अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी एक बड़ा विचार की भाषा है, यानी हमारे आदान प्रदान की भाषा है। तो अंग्रेजी भी आपको सीखना ज़रूरी है। विश्व स्तर पर छाना है तो आपको कुछ तो अपनाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल हिंदी के माध्यम से हर जगह चले जाएं। तो बात यहाँ पर आती, पहले शस्त्र और शास्त्रों की विद्या दी जाती थी। अब शस्त्र और शास्त्र में क्या मतलब था उस समय? उस समय शस्त्र विद्या आपको शारीरिक सौष्ठव के लिए, मजबूती के लिए, मन से मजबूत होने के लिए दी जाती थी, ठीक है। और शास्त्र विद्या आपको ज्ञानवान बनाने के लिए, आपको संस्कारित करने के लिए, आपको धर्म से जोड़ने के लिए दी जाती थी। लेकिन अब का जो नॉलेज है, अब हमारे पास इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसके अंदर हम लोग फिलोसॉफी को लेके काम करते हैं। लेकिन संस्कारित विद्या बड़ी दूर चली गई है, जो मैं लगातार, मेरा विषय ही यही है। मैं हमेशा इस विषय पे ज़रूर काम करता हूँ कि संस्कारित विद्या
जो संस्कार दे, उन पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और काम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि बड़ी ज़रूरत है आज के समय में। मैं नियमित रूप से अभी लगातार घर पर हूँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ टीवी में एक चैनल में एक कथा करते हैं गुरुदेव। मैं कल ही मेरी मम्मी के पास बैठा हुआ था और जब वहाँ बात चल रही थी तो बता रहे थे वो एक लड़का पटवारी है और सब कुछ है और 3 लड़के हैं, लेकिन माँ अनाथ आश्रम में घूम रही है। तो ये कमी उन लड़कों की नहीं है, ये कमी उन माँ बाप की भी नहीं है, ये कमी है हमारे आज के संस्कारों की। और वो संस्कार क्यों चले गए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक बार की बात है, एक अंग्रेज जब देश में आया भ्रमण करने के लिए भारत में, कि भारत इतना अच्छा क्यों है, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्या कारण हो सकता है? तो जब भ्रमण की बात आई तो उस व्यक्ति ने जब वहाँ जाकर देखा और बोला कि जब मैं भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा वहाँ पे एक भी भिखारी नहीं है। और इसका कारण ये नहीं है कि वो लोग गरीब नहीं हैं, गरीब भी हैं, लेकिन उनके पास शास्त्रों का ज्ञान है, उनके पास उनका धर्म है, उनके संस्कार हैं। तो अगर हमको उस देश को कमज़ोर करना है तो हमको उनके शास्त्र छीनने पड़ेंगे, संस्कार छीनने पड़ेंगे। और जब संस्कार छीने लिए जाते हैं तो शास्त्र छीन लिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो अभी क्या आज का जो व्यवहारिक जो समय है वो सही से रहे। तो इसी कड़ी में उस व्यक्ति ने ये चीज़ वहाँ पर बोली। और उसी के बाद आप देखिए कि हमारे देश के अंदर जब हम गुलाम बने थे, उसके बाद से अंग्रेजी भाषा का आगमन हुआ और आते आते वो संस्कार लेके आ गई। तो आपने देखा होगा विदेशों में माँ बाप के साथ बच्चे रहते नहीं हैं। तो आजकल ये हमारे अभी भी स्टार्ट हो गया कि माँ बाप के साथ रहना नहीं है और सारी चीज़ें जो आप लोग देखते हैं। मेरी आवाज़ अगर ठीक से नहीं आए तो आप प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा, बिकॉज़ मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है और थोड़ा सा मुझे एक प्रॉब्लम भी है गले की, उसकी वजह से ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाऊँगा। एंड शिवम जी, थैंक यू सो मच, मेरा अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर डाला, मुझे बड़ी देख के अच्छा लगा। मुझे भी नहीं पता था कि इतना सारा लिखा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अब आगे बात करते हैं हम लोग संस्कारों की। और संस्कार जो है वो हमें क्यों ज़रूरी है? जो बड़े देख रहे हैं ना यहाँ पर, जिनका पेरेंट्स हो, जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं, वो इस पूरे लाइव को देखेंगे, मुझे 100% श्योर है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी बातें मिलने वाली है। ये प्रैक्टिकल योग की बात करना है, योग की ही बात करेंगे हम। लेकिन क्यों हम थोड़ा सा पीछे गए? क्योंकि हमको कुछ नया देखना है। आपको किताबी ज्ञान, प्राणायाम, योगासन, आप देखा जाए तो आप सत्कर्म, आपका अष्टांग योग आप पढ़ लेंगे किताबों में, मुझे ज़रूरत नहीं है उनकी। और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप सब जानते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है डबल से बताने की, क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता को योग से क्यों जोड़ रहा हूँ, वो चीज़ आप यहाँ देखेंगे। तो प्राथमिकता जो हमने दी वहाँ पर, उस व्यक्ति ने वहाँ पर जाके बताया कि उन लोगों के पास उसके संस्कार है, उनकी भाषा शैली है। और जब वो भाषा शैली हमारे यहाँ पर ख़त्म होने लगी, जब अंग्रेजी आई, जब इंग्लिश आई, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे संस्कार भी जाते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। अब बात आती है कि इससे योग का क्या ताल्लुक़, क्या मतलब, क्या ताल्लुक़ मैं बताता हूँ। आप अभी न्यूज़ देख रहे हैं कि छोटी सी उम्र में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ी कम उम्र में बच्चे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि भाई जीवन का महत्व क्या होता है, वैल्यू क्या है जीवन की। उनको जीवन का मतलब ही नहीं पता। उनको तो बस इतना पता है कि भाई मैं फेल हो गया या मेरे कम नंबर आए तो मैं तो आत्महत्या कर लेता हूँ। एक कहावत थी, किसी लड़की ने मैसेज नहीं किया उसको, 2 दिन से रिप्लाई नहीं किया, उसने जहर खा लिया। अब ऐसा कौन सा रिप्लाई था जो जहर खाने पर मजबूर कर रहा है? ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कमज़ोर करती है। तो शास्त्र और शस्त्र, ये दोनों उस समय हमको मजबूत करते थे। और आज जो हमारी योग पद्धति है, जो योग की हम बात करते हैं, वो हमें इन दोनों की शिक्षा अभी भी दे रही है। योग हमको शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत कर रहा है और साथ ही वो हमको ये सिखाता है कि हमको मानसिक रूप से स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। और स्ट्रेस फ्री रहने के साथ साथ में हमको ये भी सिखाता है कि हमको हमारी बॉडी को हमको कैसे बैलेंस रखना है। योग के केवल 3 पहलू में मानता हूँ यहाँ पर, हमेशा मैं ये बात बताता हूँ कि योग केवल 3 पहलू पे काम करता है, बॉडी, माइंड एंड सोल। लाइक शरीर यानी फिजिकल, माइंड यानी मानसिक रूप से, और आत्मा के लिए काम करता है। आप देखें कि आत्मा से परमात्मा का जो मिलन होता है उसको भी योग कहा जाता है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, फिजिकल जो इसको बोलते हैं, फिजिकल योग जिसको बोल सकते हैं कि बॉडी, माइंड, सोल। तो बॉडी के पार्ट में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहाँ पर भी हम आ चुके हैं। माइंड की बात करते हैं,
दिमाग की बात करते हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी योग में शामिल है। और योग केवल योग उसके अंदर नहीं है, योग के अंदर कई बहुत बड़ा दर्शन है। योग अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है और उस दर्शन को हम सभी अपने अंदर समाहित करें। और मैं आम जनता से भी ये बात बोलना चाहूँगा जो इसको देखने वाला है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार योगा का सेशन है, क्यों हम इसको देखें, क्या आवश्यकता है हमें इस सेशन को देखने की। तो सेशन को देखने का मतलब ये है कि आप केवल इस सेशन से ये नहीं सीखेंगे कि योग क्या है, आप इस सेशन से ये भी सीखेंगे कि योग क्यों आवश्यक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको योग की क्या आवश्यकता, हम तो बड़े खेतों में काम करते, किसानों की बात कर रहा हूँ। किसान जो होते हैं वो कहते हैं हम तो दिन भर खेतों में काम करते हैं, भाई हमको क्या आवश्यकता, हम तो वैसे भी इतनी बॉडी हमारी मजबूत हो जाती है। जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ के काम करते हैं वो बोलते हैं दिन भर सीढ़ी चढ़ने का काम पड़ता है, भाई क्या योगा करने से हमको क्या मतलब है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, अरे यार क्या मतलब योगा करने से, योग क्यों करें। तो योग केवल शारीरिक सौष्ठव के लिए नहीं होता, योगा इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डिंग। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि योग जो है वो एक तरह से लोगों उसको बोलते हैं कि यार योग कर रहे हैं तो एकदम फिट होना ज़रूरी है, सिक्स पैक ये वो। योगा बॉडी बिल्डिंग नहीं है ना। बॉडी बिल्डिंग एक अलग हो जाता है, शरीर सौष्ठव एक अलग होता है, योग अलग होता है। योग आपकी आंतरिक शांति के लिए, आंतरिक शुद्धि के लिए। ऊपर से तो बोरो लाइफ बॉय लगा लिया, डव लगा लिया, दुनिया भर के साबुन फेंक लिए, पाउडर लगा लिया, बेहतरीन रेडी हो गए। इंटरनली क्या चीज़ है, आंतरिक रूप से शुद्धि कैसे होगी। आप बहुत अच्छे किसान हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत अच्छे से आप दिन रात मेहनत करते, खूब आप सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, लेकिन वो फिजिकली हो रहा है ना, मानसिक रूप से और इंटरनली क्या आपकी शुद्धि हुई उसके अंदर, वो जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। आंतरिक रूप से शुद्धि नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि जो तरीका होता है वो उस तरीके से ही हमको काम करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो मुझे शायद यहाँ बतानी भी चाहिए। एक इंसान बिना खाए कितने दिन रह सकता है, आप एक बार अपने मन में सोचिएगा, उसका जवाब भी मैं दूंगा यहीं हाथों हाथ। लेकिन एक इंसान बिना खाए कितना दिन रह सकता है, तो आप सभी का जवाब यहाँ पर आएगा मैक्सिमम 1 महीना। कुछ लोग 1 साल भी जी लेते हैं, कुछ लोग 10-10 साल से जी भी रहे हैं, वो केवल फलाहार पे और पानी पे चल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बिना खाए पिए अगर उसको रहना है, पीना चलेगा, पानी पी सकता है वो, लेकिन कुछ भी बिना खाए, तो मुझे नहीं लगता 1 महीने ज़्यादा वो अपने शरीर को सामान्य व्यक्ति चला पाएगा। अच्छा, पानी पिए बिना हम कितने दिन जी सकते हैं, ये एक साइंटिफिक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि बिना खाए पिए जो हम रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो बिना पानी पिए भी हम कितना दिन रह सकते हैं। तो यहाँ पर भी बात आएगी मैक्सिमम 7 डेज। वैसे तो बता दूँ शाम तक में पानी पी लोगे, मॉर्निंग की बात है, इवनिंग तक में आप पानी पी लोगे, गर्मी इतनी है अभी, लेकिन फिर भी जीवित रहने की बात है तो 7 दिन एक अच्छा व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति जी सकता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर आती है अगर कि श्वास लिए बिना आप कितना जी सकते हैं। आप पानी पिए बिना 7 दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास लिए बिना कितना दिन रह सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर सभी का जवाब आएगा 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, या कुछ लोग बोल भी देंगे जो ज़्यादा अपने आप को वो समझते हैं कि नहीं मैं बहुत मजबूत हूँ, तो वो 10 मिनट बोल देंगे। सॉरी। तो यहाँ पर विषय ये आ रहा है कि श्वास लिए बिना हम कितना जी सकते हैं। तो ओबियसली आप समझ सकते हैं कि हम नहीं जी सकते, यानी श्वास हमारे लिए कितनी अनिवार्य है। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान का देते हैं। हम ध्यान देते हैं कि हमने खाने में नमक कितना कम है, हम ध्यान देखते हैं कि सब्जी में तेल कितना कम है, कितना ज़्यादा है, रोटी पे घी है कि नहीं है, पिज़्ज़ा बर्गर पे हमारा ध्यान जाता है, हमारा ध्यान हर जगह जाता है, लेकिन हम इन चीज़ों पे ध्यान देने से ज़्यादा एक सेकंड, हमारा ध्यान पूरी तरह से उसी पर होता है कि खाना कितना खाना है, पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, इस पे ध्यान होता है। लेकिन कभी भी जिसकी वजह से आप जिंदा ही नहीं रह सकते 5 मिनट भी, उस पर ध्यान दिया है? प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दिया है? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? श्वास है आती जा रही है, हमको क्या करना है भैया, श्वास आ रही है जा रही है, ठीक है, चल रहा है मामला। पानी तो उठ के पीना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, खाना तो बना के खाना पड़ता है, तो उसकी बड़ी इज्जत है। लेकिन श्वास आ जा रही है, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, उसकी कोई इमेज ही नहीं है। बोलते ना ज़्यादा भी मेहमान अगर घर आते हैं तो उसकी इज्जत कम पड़ जाती है। तो ये हमारी श्वास है, अगर हमारी श्वास लगातार आ रही है तो हमारी उस श्वास की इज्जत ही हमने कम कर दी। हमने ये भी नहीं सोचा कि हमको उसकी कितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
कितनी रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए। तो बात यहाँ पर यही आ रही है कि जो श्वास है हमको, इसी को हम बोलते हैं प्राणवायु, और इसी की वजह से हम जीवित हैं। प्राणवायु शुद्ध है, हमारा शरीर मजबूत है। प्राणवायु अगर कमज़ोर पड़ी तो 100% श्योर है कि आप भी कमज़ोर हो जाएंगे। अब बात आती है प्राणवायु को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए योग में प्राणायाम दिया हुआ है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें से आपका एक जो प्राणायाम विषय है उसके ऊपर आप काम करेंगे। सभी लोग, आम जनता की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं योगियों से बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो योगी हैं वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान हो सकते हैं, तो उनसे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ जो लोग आम नागरिक हैं। ये सेशन उन्हीं के लिए है, मेरा सेशन उन्हीं के लिए है। तो अब बात यहीं पहुंच रही है हमारी कि यार प्राणवायु की बात आ रही है, तो प्राणायाम आप करें, किस तरह से करना है, क्या करना है, ये हम एक अच्छे शिक्षक से सीख सकते हैं। और अच्छा शिक्षक कौन? जो प्रैक्टिकली ये सब करता हो। एक बात मैं टीचर्स को बोलना चाहूँगा, मैक्सिमम टीचर्स पता है क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो बढ़िया कोर्स करेंगे, 1-2 साल बढ़िया योग में बिताएंगे, उसके बाद एक बहुत अच्छे टीचर बन जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? वो केवल खड़े खड़े सिखाने का काम करते हैं, वो खुद नहीं करते। उनको लगता है हम तो टीचर बन गए, अब हम तो केवल सिखाएंगे और खुद कुछ नहीं करते, खुद की प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते। मेरा निवेदन है, प्रैक्टिकल कभी नहीं छोड़ें। टीचर्स से निवेदन है, आप अपने प्रैक्टिकल पे हमेशा ध्यान दें, आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को कभी नहीं छोड़ें। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ होना चाहिए, और जब जब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ रहेगा तब तब आप दुनिया में कहीं भी जाके खड़े हो जाएंगे तो आप एक अच्छे योगी दिख जाएंगे। ये अलग बात है कि समय ऐसा हो सकता है, कोई हो सकता है नहीं भी समय दे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आप इस चीज़ में ज़रूर दें कि प्रैक्टिकली हम डेली प्रैक्टिस करें, हम डेली योग करें, और नियमित योग अभ्यास से हम अपने आप को बनाएं। हम कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाएं, हम कितने भी बड़े योगी बन जाएं, चाहे हम राष्ट्र विश्व लेवल के अध्यक्ष बन जाएं, कुछ भी बन जाए, योग नहीं छोड़ें। योग की क्लास में जाते हैं, खड़े खड़े योग सिखा रहे हैं, बोलिए आदेश दे दिया, बस ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। क्यों कीजिए? हम भी साथ में करेंगे, और तब अच्छा टीचर दिखेगा कि नहीं यार, सर भी हमारे साथ करते हैं, मैम भी हमारे साथ करते हैं, यानी इनको बड़ा नॉलेज है, और वही नॉलेजेबल टीचर होगा। टीचर अच्छा वो नहीं होता जो बहुत अच्छा बोलता है। मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो मैं अच्छा टीचर हूँ? हो ही सकता। मैं क्या पता आपको मेरे सामने किताब पढ़ी हो अभी तो, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहीं पे पढ़ा देख रहा हूँ, है ना, पढ़ा कुछ लिखा हुआ होगा मेरे पास, और मैं उसको देख के आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो ये आप कैसे साबित करेंगे? ये मैं कैसे साबित करूंगा कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ? ये साबित करने के लिए मुझे खुद को भी एक टीचर के रूप में काम करना पड़ेगा। और टीचर जो होता है वो लर्नर होता है, शिक्षक कभी सीखना बंद नहीं करता, क्योंकि शिक्षक को पता है कि मैं जितना सीखूंगा उतना मैं ज्ञान दे पाऊंगा, और वो ज्ञान जब लोगों के पास जाएगा तो उसी ज्ञान के बदले मुझे सम्मान मिलेगा कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ वो ज्ञान बड़ा सम्मानीय है। तो शिक्षक को सीखना बंद नहीं करना है, और प्राणायाम जो है वो अच्छे शिक्षक के माध्यम से आप सीखें। प्राणवायु प्राणायाम के द्वारा, यानी श्वास को लेना, रोकना, छोड़ना, ये एक प्राणायाम की क्रिया होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कुत्ते की मौत मरना। अब बात आती है कि प्राणवायु की हमें क्या आवश्यकता है? चल रहा है, श्वास चल रही है, ठीक है ना, ऐसे भी लंबी लेंगे, इससे थोड़ी सिंपल ले रहे हैं, बात बराबर है बात बराबर ही है। अभी मैं बोलूँगा कि आप श्वास लीजिए, छोड़िए, अभी आप में से कोई जवाब दे देगा, भाई श्वास ही तो ले रहे हैं, हम कौन सा अलग से हवा ले रहे हैं कोई सी, भाई हम भी श्वास ही ले रहे हैं सिंपली। क्या आवश्यकता है हमको इसे नाक पे उंगली करके और बड़े से अच्छे से गहरी सांस लेना छोड़ना? क्या आवश्यकता है हमको प्राणायाम करने की? उसमें भी तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही हो रही है ना। तो बात यह है कि मरना और कुत्ते की मौत मरना, प्रैक्टिकल बात, मरना और कुत्ते की मौत मरना, इसमें भी फर्क होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कुत्ते की मौत वाली बात आ जाती है। एक बार मैं पूछा कुत्ते की मौत क्या होती है, वो लोग बोलते हैं कहावत है कुत्ते की मौत मरा, तो उसकी कहावत क्या होती है? लोग बहुत सारे बोलते हैं अरे यार कुत्ते दौड़ते रहते हैं गली गली में और कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं, कर जाते हैं। हम मनुष्य हैं, हमारे मन में दया है, वो दया होना भी चाहिए हर जीव के प्रति। तो यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं कि यार बेचारा मर गया, कर गया, सब कुछ हो गया। लेकिन योगिक भाषा में हम बताते हैं कि जो श्वान होता है, कुत्ता होता है, उसकी श्वास की गति कितनी तेज होती है आप देख सकते हैं, और उसकी उम्र कितनी कम होती है ये भी आप देख रहे हैं। और वहीं कछुआ के देखिए, उसकी श्वास की गति कितनी धीरे होती है और कितने वर्षों तक जीता है। तो या तो आप ये नोटिस चीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमको
कुत्ते की तरह मरना है, स्वान की तरह मरना है, या ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हमको कछुए की तरह मरना है। मरना तो है ही भाई, अमर होके कोई नहीं आया, मरना तो सबको है, लेकिन किस प्रकार से मरना है। बिस्तर पे मरना है पड़े पड़े, या चलते घूमते फिरते एंजॉय करते हुए मरना है, ये भी आप नोटिस कर लीजिए, ये भी आप जान लीजिए। तो हर वो व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, उसकी श्वास की गति भी तेज हो जाती है। जब आप काम कर रहे हो तो आपको अपने श्वासों पर नियंत्रण बड़ा आवश्यक है, और यही प्राणायाम सिखाता है कि किस प्रकार से आपको अपने प्राणों पर नियंत्रण करना है, किस प्रकार से आपको अपनी प्राण वायु का संचय करना है। कम से कम गिनी हुई, बोले सांसें गिन के आती है, श्वास कभी भी ऐसे नहीं आती, श्वासें हमेशा गिन के आती है, और जो श्वास गिन के आती है वो गिनती की सांसें हमको बचा कर रखना है। और वही कछुआ करता है, और वही गलती एक स्वान करता है, कुत्ता करता है। तो श्वास पर ही निर्भर करता है कि हम कितना जिएंगे और कितना जल्दी। अब स्वर्ग नरक की बात तो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि किसके पाप पुण्य कैसे हैं वो मुझे नहीं पता। अब बात आ जाती है शिक्षकों के पास में, कि बहुत सारे शिक्षक, मेरा बहुत कड़वी बात लगती है मेरी सबको कि यार बहुत कड़वे बोलते हैं, लेकिन बहुत कड़वी बात है। 80% जो टीचर्स आज के समय नए नए बन रहे हैं, वो केवल एक मार्केटिंग को देख के बन रहे हैं। योगा में बहुत अच्छा मार्केटिंग है, अरे मोदी जी ने उसको विश्व स्तर पे बना दिया, अरे मज़े आ गए, स्पोर्ट्स में आ गया, खेलो इंडिया में चला गया, ये हो गया वो हो गया। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना, अब हमें काम करते हैं भाई, सब जगह अगर योगा हो गया तो योगा में करियर बनाया जाए। अब जब बात योगा में करियर बनाने की होती है, तो आप भी ये देख सकते हैं कि योगा का करियर जब बनता है तो एक एक महीने के डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज लेके हम लोग मार्केट में उतर जाते हैं। मार्केट में उतरना बड़ी बात नहीं है, मार्केट में आके उतरना बड़ी बात नहीं है, मार्केट में उतर के गलत शिक्षा देना बहुत गलत बात है। बहुत सारे शिक्षक को प्राणायाम भी सही से नहीं आते, वो पता नहीं क्या सिखाने लग जाते हैं, मुझे तो देख के पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं, कुछ कर उठा के कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मुझे बताते सर ऐसा होता है वैसा, मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से सीखा इन लोगों ने, और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ये वाली बात जो है ना, कहावत है, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, ये मैं भी कभी कभी सोच लेता हूँ। तो शिक्षक जो है, जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं, प्लीज़ जितने भी लोगों तक आप जाएं, ये शिक्षा जरूर दें कि योग कोई 1-2 महीने में सीखने वाली चीज़ नहीं है। सालों लग जाते हैं, सालों, तब भी योग से आप नहीं जुड़ सकते। और जहाँ आप देखते हैं कि योग से जुड़ना है, तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इतना बड़ा शिक्षक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जिसने बोल दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं योग में इतना बड़ा वो हूँ, हाँ कोई पदाधिकारी है, कोई किस जगह पर है, वो बात अलग है। बात शिक्षा देने की आती है तो ये वो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़े बड़े आके चले गए, वो भी अभी तक ये नहीं बोल पाए कि हम बहुत अच्छे योग शिक्षक बने हैं। तो योग शिक्षा जो है, आपको देने से पहले आपको कम से कम इतना नॉलेज हो कि आप जो नॉलेज दे रहे हो वो व्यक्ति तक सही माध्यम से पहुँचे, सही नॉलेज पहुँचे और वास्तविक ज्ञान पहुँचे। बहुत सारे लोग मैं बताता हूँ, यहाँ पे कहावत है, कहावत नहीं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। एक आंटी थे हमारे, उज्जैन की बात कर रहा हूँ, वो आंटी थे, वो आए, बोले कि यार मैं 2 बार एक जगह गई क्लास में, और मैं देखा, मैंने क्या मेरे से हुआ नहीं, और मेरी कमर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर मेरे को पहले प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, और ज़्यादा बढ़ गई, ये हो गई। मैंने उनसे पूछा भी कि आप कहाँ जाते थे, क्या करते थे। शिक्षक का नाम बताया, मैं पहचान ही नहीं पाया पहला तो, और पहचान नहीं पाया वो बड़ी बात नहीं है, नहीं पहचान सकते, हम लोग बड़ा शहर है। लेकिन बात वहाँ पर आके बुरी लगी कि उनसे जब मैंने पूछा कि क्या क्या सीखा है आपने, और जो सर्वाइकल में नहीं होना चाहिए, जो स्पाइनल पोस्चर में नहीं होने चाहिए उस दर्द के समय पे, वो पोस्चर भी वो उनसे करवा रहे थे। जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें क्या प्राणायाम नहीं करना है, क्या करना है, इसका भी नॉलेज नहीं है। वो तो बस ये सा है कि सामूहिक रूप से बिठा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और चल मेरे भाई, हो गया, पैसा लिया और काम खत्म, बिजनेस हो गया। और एक बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं योगा इज़ नॉट अ बिजनेस, पर मैं बोलता हूँ कि अगर हम योग सिखाकर अगर लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं तो उसका पैसा लेने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं यहाँ पर कि हम योगी हैं, हम पैसा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। अरे यार, वो दारू वाले दारू बेच के पैसा ले रहे हैं, वो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके पैसा ले रहे हैं। सिगरेट तंबाकू वाले वो बेच कर पैसा ले रहे हैं, और उनको लोग दे रहे हैं, अथा दे रहे हैं। एक दिन की बियर और दारू की बोतलें उनकी 1000-2000 रुपये पड़ रही है। तो क्या हम योगी अच्छा काम करके लोगों को स्वस्थ करके 4 पैसे भी नहीं ले सकते?
तो जो ये बात बोलते हैं कि योग को बिजनेस मत बनाइए, मैं उनको बोलता हूँ कि योग को बिजनेस नहीं, आजीविका साधन बनाइए, आजीविका का साधन बनाइए। और इसमें कोई बुराई नहीं है। जितने योग शिक्षक होंगे उतने ज़्यादा लोगों तक योग पहुँचेगा, और जितने ज़्यादा लोगों तक योग पहुँचेगा उतने लोग स्वस्थ होंगे, और जब लोग स्वस्थ होंगे तो नगर स्वस्थ होगा, घर स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा तो अपने आप प्राचीन जो समय था वो समय आ जाएगा। मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना है, आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना है। बहुत सारे लोगों को तो आध्यात्म से मतलब ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है कि धर्म क्या है। कहीं भी कुछ भी होके ना, वो बस उनसे अगर 4 बात पूछो तो 25 बात बता के जाते धर्म के खिलाफ। भाई आपको यही ना पता कि हमारा धर्म क्या बोलता है, और आप उस धर्म के खिलाफ 10 बात बोल के निकल जाती हो, चाहे कोई भी धर्म हो। मैं केवल ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं सभी धर्मों का बात कर रहा हूँ, किस धर्म में क्या लिखा है। और जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में योग समाहित है। आप चाहे कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, आप गीता पढ़ें, आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, कोई भी आप किताब उठा कर देख लें, आप 100% उसके अंदर योग का जरूर पाएंगे। सूर्य नमस्कार की हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। मंदिर जाएंगे, खूब हाथ जोड़ेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, सब कुछ। अरे सूर्य देवता डेली आ रहे हैं आपको दर्शन देने के लिए, साक्षात। अब कम से कम उनके लिए साक्षात आ रहे हैं, तो हम भी साक्षात्कार के लिए सूर्य नमस्कार को अपना लें कि यार चलो सूर्य देवता डेली हमारे लिए आ रहे हैं, हम उनके लिए चले गए। और कुछ नहीं किया, 2 3 4 5 10 बार सूर्य नमस्कार लगा दिया उनके सामने नमस्ते करते हुए। प्रार्थना नहीं आए कोई बात नहीं, गिनती आती है, गिनती बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, हो जाएगा आपका काम। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सूर्य देवता आपसे बोल देंगे कि नहीं मंत्र को साथ काम करो। आम नागरिकों के लिए सब सही है, बस शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और यही आज के सेशन का मेरा मोटो है कि आम नागरिक कैसे योग से जुड़े। आम नागरिक कैसे योग से जुड़े। तो सबसे पहला जुड़ाव आप सुबह से कीजिए सूर्य नमस्कार से। सूर्य देवता नियमित रूप से आपको दर्शन दे रहे हैं, नियमित रूप से आपके बीच में आ रहे हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उनके लिए एक सूर्य नमस्कार कर लें। और नमस्कार हम जल अर्घ करते हैं, जल अर्घ करते हैं तब आपने देखा होगा आपकी आंखें जो है वो सूर्य देवता से बिल्कुल समानता में होती है। वो एक तरह से त्राटक होता है, वो त्राटक क्रिया हो रही है आपकी। यानी जब आप जल अर्घ करेंगे तो आप पूरे सूर्य देवता को उस जल के द्वारा देखते हैं, और जब उसको देखते हैं तो आप 100% श्योर कर लीजिए कि आपकी आंखें उस गोलाकार आकृति को पूरी तरह से निहार रही होगी। और वो निहारते हुए जब आप देख रहे हैं मतलब आपका त्राटक हो रहा है। त्राटक जो होता है आंखों के लिए होता है। अंधेरे में भी हम दिया बत्ती जला के बैठ जाते हैं। यार साक्षात कीजिए ना, साक्षात प्रैक्टिकल कीजिए। कोई क्लास की आवश्यकता नहीं है, आप तो बैठो अपने यहाँ पे आराम से, घर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना, मॉर्निंग में उठे साक्षात्कार कर लिया, हमारा सूर्य नमस्कार हो गया, फिजिकली एक्टिव हो गए, त्राटक कर लिया, हमारा आंखों का काम हो गया। और माइग्रेन वालों के लिए भी त्राटक कितना आवश्यक है, आंखों की प्रॉब्लम वालों के लिए भी कितना आवश्यक है, आप ये भी देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार हमको वास्तव में कितने नॉलेज की आवश्यकता है इन चीज़ों की, कि हम घर बैठे बैठे कितना योग कर सकते हैं। झाड़ू लगाते समय बैठ के झाड़ू लगा दिया, ये भी एक योग में शामिल हो गया। भाई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ना हमारी। तो फिजिकल यानी बॉडी के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो काम हम यहाँ पे घर पे भी हम कर सकते हैं। माइंड, ध्यान, उसके द्वारा आपको एक बहुत पुरानी बात है। पुराने समय में लोग सालों तक तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, लीन होते थे और एक स्थिति में बैठते थे। आपने देखा होगा वो जब बैठे हैं तो चारों तरफ बाल हो जाते थे, बड़े बड़े जुल्फे हो गई और चारों तरफ घास, सांप आ रहे जा रहे, कोई मतलब नहीं, ऐसे ध्यान में मग्न होते थे। आज के समय में बोल रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पर हैं 10 मिनट भी अगर आप लगातार सीधे बैठ गए 100% 1-2 बार तो आपकी टमाटर टेढ़ी हो ही जाएगी। अरे यार दर्द कर रहा है यार। तो ध्यान जो है वो होता है हमारा मानसिक संतुलन के लिए। जब तक बॉडी संतुलित नहीं होगी तब तक आपको मानसिक रूप से भी आप संतुलित नहीं हो पाएंगे। तो प्राथमिकता इसीलिए योगासन को दी गई है कि आप आसन के द्वारा शरीर को, बोलते ना कि शरीर जो होता है उसको साधने की जो क्रिया होती है, सुखपूर्वक बैठने की जो स्थिति होती है, उसी को आसन कहते हैं। योगासन में आसनों का यही परिभाषा है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक बैठना, यही आसन कहलाता है।
तो जब हम बैठना सीख जाएंगे, जब हम फिजिकली बैठने से मतलब है कि हर वो पोस्चर्स जो योगा के अंदर आसन का काम करता है वो अलग अलग हो सकते हैं आसन, लेकिन वो सभी योगासन होते हैं। आप जब वो सीख लेंगे तो आपको एक चीज़ की बड़ी खुशी होगी कि आपका शरीर बैलेंस होने लग जाएगा। जब शरीर बैलेंस्ड होता है तो शरीर मजबूत होता है, जब मजबूत होता है तो आपका आंतरिक शरीर, आंतरिक जो होता है ना इंटरनल बॉडी होती है, वो भी काम करना शुरू कर दी, पुर्जा काम करने लग जाता है। और जब पुर्जा काम करता है तो आपकी ऊर्जा बाहर निकलती है, और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो आपका काम क्या गजब होगा। एक अच्छे योगी से मिलके देखिए आप, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो डेली योग कर रहा है, जो डेली हर चीज़ को देखता है, आप उससे बैठ के मिल के देख लीजिए। आप उसका तेज देख के आपका दिमाग खराब होगा कि यार क्या तेज है बंदे के अंदर, इतना भयंकर तेज लेके चल रहा है, और इसको बोलते हैं सही योगी। तो मार्केटिंग वाले योगी जो हैं उनसे बच के आप असली योगी के पास जुड़े। और जितने मार्केटिंग वाले लोग हैं उनसे भी निवेदन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी मार्केटिंग करता हूँ, मैं भी सब कुछ है, लेकिन मेरा मार्केटिंग का ये मतलब है कि मार्केटिंग से ज़्यादा आप खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दें, है ना। तो जब प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। और मार्केटिंग तो करना ही है, मार्केटिंग नहीं करेंगे तो अपना काम कैसे चलेगा, तो वो तो करना ही है। लेकिन मार्केटिंग जितनी कीजिए उससे 3 गुना ज़्यादा आपका नॉलेज रखिए अपने पास, और वो नॉलेज लेके काम करेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक बहुत अच्छी बात मुझे हमेशा याद आती है, मैं बोलता हूँ यहाँ पर। हम अपने भोजन को लेके बड़े एक मतलब अलग दिशा में चले गए हैं। सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई एकेडमिक नॉलेज नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है, सब नॉर्मल बात हम कर रहे हैं, आप में एक जैसे हैं, हम बैठ के केवल बात कर रहे हैं। भोजन को लेके हम बड़े मतलब वो चले गए, मतलब भोजन की बात आप करें तो मैं भी जाता हूँ कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ और मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। आजकल माहौल ही ऐसा हो गया है ना। लेकिन हम घर पर तो उसको सुधारें, शादी में जा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी जगह चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम घर पर जब हम रहें तो हम आसनों के माध्यम से बैठ के और उसी में भोजन करें। हम पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे, हम आलती पालती लगाकर बैठकर भोजन करेंगे तो वो भोजन धीरे से हमारे शरीर के अंदर जाता है, और वो जब पचावट अच्छी होगी तो कोई पेट की समस्या नहीं होगी, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी। 89% लगभग बीमारियां जो है वो पेट से शुरू होती है। जब खाना ही अच्छे तरीके से अंदर जाएगा तो अपने आप अच्छा पचेगा तो अच्छी शरीर रहेगा, पेट अच्छा रहेगा तो पूरा शरीर अच्छा रहेगा। गलती से एक दिन पेट खराब करके देख लो, मेरी गारंटी है आप घर से निकल के दिखा दो, एक दिन पेट खराब हो गया तो पेट पकड़ के घर में बैठे रहोगे, निकल नहीं पाओगे। कारण क्या है? पेट दुख रहा है यार, पेट में कुछ हो गया। अरे आजकल तो वो एक नई बहुत अच्छी बीमारी है गोला सरकने की, मुझे भी कभी कभी होती है। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे कुछ ऊपर नीचे हुआ, ऑर्गन टाइप कुछ होता है, तो वो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर तो आप देख ही लो आपका दिन कैसा जाएगा। मतलब 90% स्ट्रेस तो आपको उससे आ जाएगा, आखिर हुआ क्या है। अभी कोरोना वाला मामला चल रहा है, वापस से कुछ केसेस बढ़े हैं और आप सभी अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन इस साथ में एक चीज़ और बताऊंगा कि कोरोना के साथ साथ में आप अपने शरीर के दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखें। आप शरीर के हर अंग को लेके काम करें, हर अंग को लेके आप सोचे समझे और उसको लेके आप जरूर काम करें, क्योंकि जब तक शिक्षक मजबूत नहीं होगा तब तक आम जनता में आप कैसे जाके काम कर लेंगे कि यार आम जनता आपकी सुनेगी। शिक्षक मजबूत आवश्यक है, तभी तो आम जनता आपकी सुनेगी, और आम जनता आपकी कब सुनेगी? जब आप मजबूत हो। मजबूत से मतलब ज्ञानवान सॉरी। तो आज के जो विषय को लेकर मेरा एक छोटा सा ये जो ज्ञान था वो मैंने आपको बताया। अब बात भोजन की आ रही थी कि हम भोजन हम खड़े खड़े ना करें, हम भोजन को अच्छे से करें, कम खाएं, कम पचाएं। ये नॉलेज आप सभी को है। इस नॉलेज को आप जब भी, और एक और चीज़, जो क्लास चलाते हैं, क्लास चलाने वाले लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी आप क्लास चलाएं, आप एक आसन को नियमित रूप से न लें। अगर आज आपने पश्चिमोत्तासन कराया है तो उस पश्चिमोत्तासन का नंबर अगले सप्ताह में आना चाहिए, बीच में उसका नहीं आना चाहिए। ये रिसर्चेबल थिंग्स हैं कि जब बॉडी एक ही चीज़ को एब्जॉर्व करती है लगातार, तो वो चीज़ उसके ऊपर काम करना बंद कर देती है। एक काम कीजिएगा, आप एक दिन पूरी सब्जी खाइएगा। आप कुछ भी पूरी सब्जी खा लिया आपने, दूसरे दिन भी पूरी सब्जी खाइएगा, तीसरे दिन भी खाइएगा। मैं बोल रहा हूँ 5 दिन से ज़्यादा आप खा नहीं पाओगे। छठे दिन आप बोल दोगे बाप रे क्या हो गया। शरीर ऑब्जर्व नहीं करेगा, उस चीज़ को मना कर देगा, फेंक देगा बाहर आपका। अरे खाना ही नहीं मुझे। आपको क्या, आपका मन होगा तो भी नहीं खाने देगा वो।
क्यों? क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसी तरह योग का, आसनों का भी ऐसा ही है कि आप प्राणायाम नियमित रूप से करें, लेकिन चेंज कर करके करें। आसन नियमित रूप से करें, लेकिन उसमें बदलाव होना बड़ा आवश्यक है। आजकल तो प्राचीन योग, ट्रेडिशनल योगा के अलावा भी, जैसे क्लासिकल योगा था हमारा प्राचीन योग, उसके अलावा भी नई नई कई चीज़ें आ गई है। यिन योगा आ गया आपका, पावर योगा आ गया आपका, वॉल योगा आ गया, स्टिक योगा आ गया, एरियल योगा आ गया, बहुत सारे योगा फॉर्म्स आ गए। आप कुछ मत कीजिए, उन योगा फॉर्म्स को एक चार्ट बना लीजिए कि हमको इस तरह से, ये सभी के लिए है, टीचर्स के लिए भी और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी और जो दूसरे लोग हैं, जो आम जनता उनके लिए भी। कुछ मत कीजिए, गूगल पे सब है, गूगल नहीं है, टीचर आपके पास होंगे अवेलेबल कहीं ना कहीं। नॉर्मल एक छोटी सी बात है, आपको केवल इतना करना है कि नियमित रूप से, जैसे आज मैंने पश्चिमोत्तासन किया, आज मैंने सर्वांगासन किया, मत्स्यासन किया, आज मैंने उत्तान पादासन किया, तो मैं देखूंगा कि आज मैंने मंडे को ये सब किया, तो मैं ट्यूसडे को क्या करूंगा? चक्रासन करूंगा, है ना, वीरभद्रासन करूंगा, वेडनेसडे को कुछ और करूंगा। क्योंकि स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, स्पाइनल पोस्चर, प्रॉन पोस्चर अलग अलग करके आपके लगभग कई आसन बन जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक आध आसन आपका बीच में आ जाए, लेकिन फॉर जो होते हैं हमारे, तो अलग अलग आसन को हम देखिए नियमित रूप से 4-4 आसन बांट लीजिए कि भाई आज मुझे खड़े होकर 4 करना है तो बैठ के भी 4 करना है, कमर के बल लेट कर 4 करना है तो पेट के बल लेट कर भी 4 ही करना है। 16 आसन आपने बांट लिए एक दिन के लिए। 16 आसन को अगर आप अच्छे से होल्ड करके आराम से कर रहे हो, 1 घंटे से सवा घंटा आपको लगेगा। सवा घंटे में आपकी क्लास कितनी अच्छी जाएगी, और क्लास अच्छी जाएगी प्लस लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट के साथ साथ में उनको ये खुशी मिलेगी कि आज हमने ये किया, कल कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जब नया सीखने को मिलता है तो व्यक्ति आपकी क्लास कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और व्यक्ति यही बोलेगा कि नहीं यार सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और जब आप घर पे भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जो घर के लोग हैं जो क्लास नहीं जाते, आप घर पे भी जब ये चीज़ ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि यार कल मैंने वो करा। आप सीखने की कोशिश तो कीजिए, मैंने आज ये करा, कल मैं ये करूँगा, मुझे मज़ा आएगा। सीखने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मेरा गला है 1 महीने से ख़राब है तो खांसी आ सकती है। मैं आदरणीय शिवम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहाँ पर बुलाया आप लोगों ने। और लगातार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन गले में बहुत मुझे लग रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं ज़्यादा कुछ बोलने जाऊँगा तो शायद गले में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं केवल 2 मिनट में इस सेशन को ख़त्म करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो मैं आप सभी से करना चाहूँगा कि माता पिता का ध्यान जरूर रखें। मैं अभी 1-2 वीडियो देख रहा हूँ लगातार से, जितने भी लोग हैं। एक योगी कौन होता है? एक योगी वो होता है जो लोगों को लोगों से जोड़ दे, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। और जब आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की ताकत एक योगी रखता है, तो क्या वो अपने माँ बाप से नहीं जुड़ सकता? क्या वो अपने परिवार से नहीं जुड़ सकता? एक थप्पड़ मार के माँ को मार रहा है, एक रास्ते में चलते हुए माँ को छोड़ रहा है, एक मतलब आप देखिए क्या क्या समय है। मुझे तो मेरे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से इस काबिल बनाया है कि मैं आप सबके सामने बोल पा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो उनके लिए बहुत सम्मान है, और ये सम्मान हमेशा रहे। और ये कि कौन करेगा? ये संस्कार हम योगियों को देना है। अब बात ये आ जाती है, भारत में शिक्षा पद्धति इतनी ज़्यादा लेवल पे चली गई कि संस्कार और संस्कृति की बातें केवल योग वाले ही करते हैं। संस्कृत और योग, केवल ये 2 ही ऐसे विषय हैं जहाँ पर आपको संस्कार, संस्कृति, देशभक्ति इसकी बातें मिलेगी। बाकी जगह तो आप प्रैक्टिकल लोगों को देखेंगे। और जहाँ पर प्रैक्टिकल लोगों को देखने की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर हमारे देश के संस्कारों को समझ पाएंगे। तो आज हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। एक मौके की बात आती है कि जब कुछ नहीं होता तब अगर कोई एक व्यक्ति आगे आ जाता है लीड करने के लिए, तो बहुत बड़ा लीडर बनता है। आज हम योग वाले लीडर बन सकते हैं। आज हमारे संस्कारों को, संस्कृति को, धर्म को हमारे देश में फिर से मजबूत करने का काम हम योगी लोग कर सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब हम भजन भी सुनते हैं। एक समय था जब मैं योग से नहीं जुड़ा हुआ था, प्लेयर था, गाने सुनता था, बड़े शौक थे इंग्लिश गाने सुनने के, और मतलब पूरी मेमोरी कार्ड में गाने ही गाने थे, जस्टिन बीबर, ये वो दुनिया भर के, बड़े मजे आते थे। लेकिन पता नहीं क्या बदलाव हुआ, एकदम से कपड़े पहनने का ढंग बदल गया। योग ने जीवन बदल दिया। योग ने मुझे तो बदला, योग ने जीवन बदल दिया। पारिवारिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए देखिए कुछ तो छोटा मोटा करना पड़ता है, अच्छा बुरा भी करना पड़ता है, लेकिन योग ने रहन सहन बदल दिया।
योग ने मानसिक रूप से बदल दिया। योग ने एक बेकार व्यक्ति से एक अच्छा इंसान बना दिया, और उसी योग ने धर्म के प्रति आस्था जगाने का काम कर दिया। तो जब मुझे इतना प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ योग से जुड़कर, तो क्यों ना हम सभी लोग अपनी क्लास के अंदर 10 मिनट का डेली का एक सेशन ज़रूर इस तरह से रखें, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चलने दें। क्लास के अंदर तभी लोगों को मज़ा आते हैं। हर आसन के बाद उसके बारे में बता रहे हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी क्लास ख़त्म होने के बाद 5 मिनट की कोई रोचक जानकारी धर्म और संस्कृति या किसी भी टॉपिक पर आप ज़रूर रखें। और जब वो नॉलेज आप जब देंगे ना सबके बीच, तो जब लोगों के मन में हमारे धार्मिक सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो उस चीज़ से जुड़ने लग जाएंगे। और जब जुड़ेंगे तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँचेगा ये तो आप सब जान सकते हैं। और मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं कोशिश करें हमारी संस्कृति को वापस से अपनाएं, वापस सर लेकर आएँ। और जब हमारी संस्कृति हमारे पास आएगी, तो मुझे लगता है कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनने में कोई देर नहीं करेगा। राजनीति इतनी हावी हो चुकी है कि भाई भाई का नहीं हो रहा है। संस्कृति रहेगी तो वो भी चला जाएगा। राम राज्य आ चुका है अब तो राम राज्य में हम जी रहे हैं। तो राम राज्य केवल मंदिर से नहीं आएगा, हमारी सोच से आएगा, संस्कृति से आएगा। तो मंदिर बने, ये राम राज्य है, लेकिन साथ साथ में हमारी सोच भी उस स्थिति, उस राज्य, राम राज्य जो रियल था, उस राम राज्य की तरह हो। हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का साथ निभाएं, हम अपने संस्कारों के साथ चलें, हम अपने संस्कारों का आदान प्रदान करें। यही हमारा एक छोटा सा राम राज्य रहेगा। और जितने भी आप लोग हैं, आप सभी ने बहुत अच्छे से मुझे सुना, बहुत अच्छी आपकी कमेंट्स यहाँ पर मुझे मिली। और देखिए, मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, मेरे को आपको सिखाने नहीं आया। मुझे पता आप सब मुझसे ज्ञानवान हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। मैंने बस अपने दिल की जो बातें थी वो आपसे की। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और क्योंकि गले में कुछ प्रॉब्लम मुझे बड़ी अच्छी दिख रही है, मेरा गला बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे सेशन थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ और बातें होगी मैं शिवम जी से निवेदन करूँगा, फिर आप मुझे आमंत्रित करें कभी, हम फिर से आएंगे, फिर से आप लोगों से जुड़ेंगे। और आप जितने भी लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी मिश्रा, जो कि हमारे YSFI के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, योग स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया के, और SKM योगा के डायरेक्टर हैं। और लगभग 13 से 14 देशों में उन्होंने यात्राएं करके योग को पहुंचाया है। मतलब मेरी नज़र में तो मेरे लिए बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो। हो सकता है कि मैं उनकी समिति का अध्यक्ष हूं, वो सचिव हैं, लेकिन नॉलेज के नाम पे तो मैं बोलता हूं कि शिवम जी आपसे बड़ा ग्रेट मैं मानता नहीं हूँ किसी को। इतना नॉलेज वो जब बोलने लगते हैं तो 2-3 घंटे भी आप छोड़ दो उनको, नहीं छोड़ देंगे वो, बिल्कुल आप सब आपको मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सभी को नमस्ते, ओम, जय श्री राम, थैंक यू।